गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सीरीज चल रही है जिसमें 1000 क्वेश्चंस को हम एक हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में आज हमारा 6th पार्ट आएगा, जिसमें कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में, ताकि आपको एक कहते हैं कि एक अच्छा कंटेंट विदाउट एनी रिसोर्स, मतलब सिर्फ आपका इंटरनेट यूज़ होगा और जहाँ से आपको प्राप्त हो जाए, और जिससे आपकी तैयारी एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 352 तक कल हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 353। एक सेकेंड प्लीज। हाँ, 352 हो गया, 353। तो पहला क्वेश्चन आज के दृष्टिकोण से है, जड़ें मतलब पौधों की जड़ें, जड़ें मतलब पौधों की। तो यहाँ पे जो, एक सेकेंड, ये क्या है? पेन तो वाइट है। हाँ, जड़ों की बात हो रही है। जड़ें मतलब प्लांट रूट, पौधों की जड़ें। धनात्मक भूम्यानुवर्तन मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब होता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी तरफ जड़ें पड़ती हैं। तो हमारा जो पौधों का, जो धरती का ग्रेविटेशन फोर्स है मतलब नीचे की तरफ। तो पौधों की जड़ों, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, इसे, ये कोई प्लांट है, ये इसकी जड़ है और ये अर्थ है, तो ये नीचे की तरफ इसकी जड़ें पड़ती हैं मूल रूम के साथ। मूल रोम होते हैं जो जड़ों में कुछ कुछ। तो ये पौधों की जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, इसका मतलब ये है। तो सारे पौधों की लगभग अधिकांश नीचे की तरफ बढ़ती हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसको सही करना है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली, ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल का जो मेन काम होता है वो प्रकाश संश्लेषण में इसका रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंटली। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 तथा पानी। CO2 पानी तथा पानी, यहाँ पे जैसे CO2 लिख दिया तो H2O भी कहीं लिखा हो सकता है, तथा क्लोरोफिल से। तो CO2 का काम जो होता है, CO2 कहाँ से लेते हैं पौधे? तो CO2 का अवशोषण जो होता है बेसिकली, ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और स्टोमेटा नाम, स्टोमेटा बेसिकली इसका अवशोषण करता है, स्टोमेटा, CO2। और पानी तो H2O जो होता है वो जड़ों से। और एक क्लोरोफिल जो होता है पौधों की पत्तियों में होता है, जिसको हरित लवक कहते हैं। जिसका मेन फंक्शन होता है वो सनरेज जो होती है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करना। ये तीनों का काम होता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी क्वेश्चन देखें तो कुछ इस टाइप से होता है। 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस इसमें होगा सनलाइट। और ये सनलाइट एंड देन होगा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाएगा। एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ। 6, हाँ, ये बनाएगा C6H12O6, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका आउटपुट होता है, ये इसका प्रोडक्ट होता है बेसिकली। क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण का ये प्रोडक्ट होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण कितना किसने किया? तो इसका सही जवाब जो होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने लाइब्रेरी में सबसे पहले एक कृत्रिम DNA का संश्लेषण किया। इनका पूरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब इनके बारे में दो तीन बातें जान लेते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में भी इनकी बातें हो रही हैं।
यहाँ पे ऐसे मैं कर देता हूँ। तो इनको 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल पुरस्कार इनको 1968 मिला इसी बेसिकली इसी खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया? तो इसकी जो इसका सही जवाब होगा वो होगा डेनिस वैज्ञानिक थे बेसिकली। डेनिस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम जॉनसन। 1909 में। ये होगा ऐसे, विलियम जॉनसन 1909 में। एक सेकंड, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, एक सेकंड प्लीज। एक प्लेन पेपर में समझाऊँ तब समझ में आएगा। एक सेकंड। हम बात कर रहे थे किसकी? जीन की। तो जीन के बारे में एक दो चीज़ें जान लेना है। जीन का सबसे पहले प्रयोग किया तो विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन 1909 में। अब जीन के बारे में दो बातें और जान लेते हैं। जीन होता क्या है? जीन मुख्यतः डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है। डीएनए हमारा होता है शरीर में, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो फंक्शनल पार्ट होता है, कार्यात्मक इकाई, उसको जीन कहते हैं। जीन के मुख्यतः दो काम होते हैं। एक, पहला काम तो इसका होता है कि हमारे आनुवंशिक लक्षण हैं, लक्षणों का परिवहन। परिवहन कहाँ करना है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। दूसरा काम इसका जो है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए निर्देश देना। ये जीन के मुख्यतः दो काम हैं। जीन होता है डीएनए में मौजूद। डीएनए में जीन मौजूद होता है। डीएनए को आपको पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो हमारा जीन की वजह से ही हमारे जो आनुवंशिक गुण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये तो हो गया जीन के बारे में। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? मतलब ये जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं मेनली। तो जेनेटिक्स सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? वो सबसे इनका नाम है विलियम बेटसन। विलियम बेटसन साइंटिस्ट हैं, विलियम बेटसन। इन्होंने कब किया भाई? तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 में किया। 1905 में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम की वजह से। क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसको एक फ्रेश स्लाइड लेके उसमें एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 360। डीएनए के डबल हेलिक्स मतलब डीएनए क्या होता है? अब थोड़ा सा एक सेकेंड प्लीज, यहाँ भी हमें आपको अच्छे से डिटेल में समझाना है तभी समझ में आएगा। डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए क्या है? तो डीएनए हमारा जीवन की इकाई है, मान लो। मतलब सेल के अंदर डीएनए होता है। डीएनए से ही सारा कुछ निर्धारित होता है। डीएनए में मेनली डीएनए बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डीएनए कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। यहाँ पे बॉन्ड होते हैं। एक स्टैंड दोनों स्टैंड से जुड़ी होती है। बेसिकली डीएनए कुछ इस टाइप का होता है।
दो स्ट्रैंड होती है इसलिए इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिकल होता है। ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये न्यूक्लियर न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, जैसे कि ए, सॉरी, ए, टी, जी, सी। अब ए जो है टी से, और ए बॉन्ड बनाएगा टी से, जी बनाएगा सी से। मतलब एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चार बेस होते हैं। इससे पूरे डीएनए की निर्माण, सारा डीएनए का निर्माण होता है। और जब बात बात आरएनए की करते हैं तो वहाँ पे ये टी की जगह यू आ जाता है, मतलब थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। बस ये आरएनए बन जाएगा। इतना सा अंतर है डीएनए और आरएनए में, स्ट्रक्चर वाइज। और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो हमने आपको डीएनए का मॉडल बता दिया कैसा होता है, बॉन्डिंग कैसी बता दी। और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, इसके जो स्टैंड को सिंगल जोड़ने के लिए, सिंगल स्टैंड को जोड़ने के लिए, फॉर इस टाइप का है तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड से मतलब जोड़ने के लिए बे, बेस जुड़े होते हैं एक दूसरे से। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसने खोजा। तो वाटसन एंड क्रिक, साइंटिस्ट हैं वाटसन एंड क्रिक। इनका पूरा नाम है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया 1953 में। कई बार ये भी पूछ लेगा, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी जा रही हैं। बॉन्डिंग लिख दी हमने, किसने खोजा बता दिया, और कब खोजा बता दिया। इसी वजह से इनको 1962 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल पुरस्कार 1962 में इसी खोज के लिए। इतनी देर से नोबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ हम समझ लेते हैं होता क्या है। नोबेल प्राइज़ बेसिकली क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल। तो पूरी ज़िंदगी में उन्होंने जितना कमाया था, उन्होंने कहा कि ये चार छः क्षेत्र हैं अल्फ्रेड नोबेल। तो हमारी जो भी वसीयत में उन्होंने लिख दिया कि उनके कोई था नहीं ऐसा कि उनकी प्रॉपर्टी संभाल सके। जितना भी हमने कमाया है अब तक का, जो भी हमारी बुक्स हैं उनकी जो रॉयल्टी आएगी, सब हमें जो है मेधावी लोगों को देना है जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों के होंगे। तो बेसिकली किन किन फील्ड में दिया जाता है वो समझ लेते हैं एक बार। पहला तो हो गया आपका नोबेल प्राइज जो होता है मेनली भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा हो गया रसायन के। तीसरा हो गया साहित्य में, लिटरेचर में भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। और चौथा होता है शांति। पांचवा चिकित्सा। और 6 नंबर पे है आर्थिक विज्ञान। तो इन क्षेत्रों में अगर कोई इंसान उत्कृष्ट कार्य करता है, उत्कृष्ट मतलब कि अच्छा काम करता है, उच्च लेवल का, कोई रिसर्च टाइप का हो गया, इस टाइप का काम करता है, तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू कब से हुआ ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1901 से करी गई। शुरुआत 1901 से करी गई। और ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबल। तो उनके वसीयत में एक तरीके से उन्होंने लिख दिया कि हमें जितना भी रॉयल्टी आएगी किसी चीज़ की, हमारा कुछ भी पैसा थमा जाने के बाद या अब तक का जितना है, तो वो सारी चीज़ें दिया जाए। तो हमें जो है पैसा नहीं चाहिए, और ये उत्कृष्ट लोगों को दे दिया जाए जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। 6 क्षेत्रों ने बताया, 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता है। और नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। शांति पुरस्कार इसका जो होगा वो दिया जाएगा नॉर्वे के ओस्लो शहर में, नॉर्वे के ओस्लो शहर में, बाकी के स्वीडन में। अब इसमें मिलता क्या क्या है, क्या मिलेगा भाई, कोई अगर नोबेल पुरस्कार किसको मिल रहा है तो क्या मिलेगा, ये समझ लीजिए, बहुत अच्छी सी बात है। इसमें एक तो मिलेगा आपका गोल्ड मेडल।
दूसरा मिलेगा कुछ आर्थिक सहायता, और आर्थिक सहायता कितनी होगी ये जानना जरूरी है। आर्थिक मदद आपको मिलेगी लगभग जो है $1 मिलियन के आसपास। 1 मिलियन। ये प्राइस, ये मतलब जो अमाउंट है ये वेरी वेरी भी कर सकता है, कई बार कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो शांति पुरस्कार है वो आपको बता दिया, नॉर्वे के अस्लो में। और दूसरा जो है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। 6 क्षेत्रों में जो मिलता है, तो उसमें 5 क्षेत्रों में मिलेगा स्वीडन के स्टॉकहोम में, बाकी एक जो मिलेगा वो नॉर्वे के ओस्लो शहर में। थोड़ा सा इसको ढंग से लिख देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग। नॉर्वे के ओस्लो। ये हो गई बात यहाँ तक। हमने वाटसन क्रिक को पढ़ लिया, नोबेल पुरस्कार देख लिया, समझ में आ गया। कोशिका की आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरीके से जितना भी गार्बेज होता है सेल के अंदर, कोई भी मर गया तो, कोई अगर अगर कोई सेल ऑर्गेनिल्स एक्सपायर हो जाता है मतलब काम नहीं करता है, तो लाइसोसोम उस पर अपना मटेरियल डाल के, मतलब एक लिक्विड होता है, एक फॉर्म ऑफ, मतलब आप कह सकते हैं कि एसिडिक, हाईली एसिडिक चीज़ होती है, एक द्रव्य होता है, उस पर वो डाल के वो ख़त्म कर देता है। ये काम बेसिकली लाइसोसोम का होता है, जो सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। भी जिसकी मैं बात कर रहा था वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो जल, जीव द्रव्य। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर, तो कोशिका भित्ति। मतलब प्लांट सेल में जो पादप कोशिकाएं होंगी वहां पे, एक सेकंड, पादप कोशिका, वहां पे कोशिका भित्ति होगी, इसको अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं सीबीएसई वालों, और हिंदी में कोशिका भित्ति। एनिमल सेल में क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परिमेबल। गोल्जी काई का मुख्य काम क्या है, जो गोल्जी अपरेटस होता है सेल के अंदर, उसका मुख्य काम है प्रोटीन और लिपिड का संशोधन और उनको पैकेजिंग करना। पैकेजिंग उनका मुख्य काम होता है, प्रोटीन और लिपिड का संशोधन और पैकेजिंग, ताकि शरीर के मतलब जहाँ जिस सेल्स में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 366। एक सेकेंड। हाँ। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है। ये फ्लोएम की बेसिकली बात कर रहा है, कास्ट की जो जितनी इतनी सारी बातें हैं ये फ्लोएम है, इसको यहाँ पे लिख लो, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। और इसकी खास बात है कि ऊपर से नीचे भी ले जा सकता है, परिवहन कर सकता है, और नीचे से ऊपर भी परिवहन कर सकता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो जाइलम टिश्यू से, जो जाइलम ऊतक होता है, जाइलम, इससे पानी ऊपर जाएगा कैपिलरी एक्शन के जरिए। यहाँ पे एक्शन कौन सा होता है, तो आप लिख लीजिए कैपिलरी एक्शन। हिंदी में रसारोहण आई थिंक कहते हैं इसको, बट आई एम नॉट श्योर, देख लेना आप हिंदी में क्या कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो जगदीश चंद्र बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र है, तो वो सागर, समुद्र जो होता है, समुद्र में विभिन्न प्रकार के स्पीसीज पाई जाती हैं, और उसमें जलीय स्पीसीज बहुत सारी होती हैं। समुद्र इसका सही जवाब आंसर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मतलब जो मिट्टी का कटाव होता है वो हम वन रोपण करके रोक सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा के। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो हो गई वो बकरी हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता बकरी, और हम हो गए द्वितीय उपभोक्ता।
हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद होता है करील, जैसे मरुद्भिद का मतलब हो गया जो बहुत ही कम पानी में या पानी या सूखे में भी जो है ग्रो कर सकें, उस टाइप के प्लांट को मरुद्भिद कहते हैं। तो उसका सही एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है करील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 374। पर्यावरण के अजैव अवयव का एक उदाहरण है, तो पर्यावरण में वायु जो होती है ये निर्जीव होती है, अजैव है। दोनों का मतलब एक ही है, ब्रैकेट में लिख लो इसको। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। जब हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक होती है जिसमें हमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, कंटेनर या जार लेके उसमें कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं बेसिकली, उनको उगाने के लिए यूज किया जाता है। लीफी जैसे कोरिएंडर लीव्स हो गई, धनिया पत्ती हो गई या धनिया हो गया, इस टाइप के जो छोटे छोटे लीफी वेजिटेबल्स हैं बेसिकली, तो उनको उगाने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स इसको कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में मतलब क्या होता है कि एक कंटेनर होगा पानी का बड़ा सा, उसके अंदर हम उनकी रूट्स को डुबो देते हैं और बिना किसी सॉइल के, और उसी में उनको न्यूट्रिशन देते रहते हैं और वो ग्रो करते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगीकरण कौन सा करता है? तो हरे पौधे करते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने परसेंट चाहिए? तो 33%। अभी कितना है? तो 20 से 25% है, इसको पूरा करना है। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा परसेंट? तो इसमें जो है ये पश्चिम वेस्ट बंगाल। मैंग्रोव मतलब होता है किसी तटीय वन जिनको कहते हैं, तटीय वन। लिख लो तटीय वन। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, होती है, ऐसे पौधे होते हैं, तो यांत्रिक मदद हेतु। तो हम क्वेश्चन नंबर 379 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 380 में क्या है? पादपाला या फाइटोट्रोन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दिशाओं में पादपों का उगाना संभव है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा कृषि कार्य कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? मतलब ऑर्गेनिक खेती जो है, कार्बनिक खेती, वो हमारे लिए उपयुक्त है आज के समय में। जैसे बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग हो गया, जैव उर्वरक को यूज करना। हिंदी में लिखूं जैव, एक सेकंड प्लीज। अगर आपको लैंग्वेज का इशू हो तो कृपया कमेंट करें, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों कई बार बोलते हैं। तो अगर आपको जिसमें ज़्यादा चाहिए, दोनों में कंफर्टेबल है, जो जो आप कमेंट करेंगे उस टाइप से हम इसको इसमें समझाया करेंगे, एक्सप्लेनेशन वैसे देंगे। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट जो होते हैं रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। अब पुष्पों के फूलने का मतलब है कि कीट पराग लेकर आएंगे और वहां से वो फर्टाइल होंगे, देन वो बनेगा हमारा फल। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को कहलाते हैं जीरोफाइट्स, उनको कहा जाता है। पारिस्थितिकी निके निके की संकल्पना को प्रतिपादित किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो सही जवाब है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ग्रीनियल्स ने किया। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। इसका सीधा मतलब ये है कि एक जीव उस पारिस्थितिक तंत्र में क्या स्थान रखता है, ये इसका ये मतलब है। पारिस्थितिकी निके का मतलब हो गया कि एक जीव किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या स्थान रखता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो समुद्र। तो समुद्र में कुछ ऐसा होता नहीं है कभी कि उसमें चेंजेस, सडन चेंजेस आए, इसलिए सबसे ज़्यादा उसको स्टेबल माना जाता है। स्थायी। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई 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 किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकास करके, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करे अगर, तो पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 386 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 387 क्या कह रहा है? सामाजिक वानिकी क्या है? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना, उनकी व्यवस्था करना। सामाजिक सहकारी स्वामित्व मतलब हो गया जो हमारे जितनी भी खाली जगह पड़ी है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वहाँ पे उपयोगी पौधे लगाए जाएं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? लखनऊ में है ये। इसका फुल फॉर्म है NBRI, NB
RI मतलब नेशनल बोटानिकल रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली, बिकॉज आई है उधर, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है गया, ये लखनऊ में है। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है तो कौन सा है? जलमंडल है, मतलब हमारे सागर समुद्र। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन्न है, जैसे जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, विलुप्त होने की कगार पर है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन असंतुलन का एक प्रमुख कारण कौन सा है? तो वनोन्मूलन, मतलब वन की कटाई जो है, वनों की अंधाधुंध कटाई एक प्रमुख कारण है पूरा हमारा पर्यावरण डिसबैलेंस करने में। कटाई के लिए बहुत सारे कारण रहे होंगे, किसी को रोड बनानी है, किसी को घर बनाने हैं, किसी को हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए जो वनों की कटाई हुई, इससे हमारा पूरा पर्यावरण डिसबैलेंस हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण आजकल जो देखने मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य घटक है मानव मानव गतिविधि। अगर मानव थोड़ा सुधर जाए तो प्राकृतिक संतुलन हो जाएगा, लेकिन सुधरेगा नहीं तो बिगड़ता चला जाएगा। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, बहुत बड़ा मतलब सुंदरवन है यहाँ पे। ये गंगा नदी का छोड़ा हुआ भाग है, हालांकि गंगा वहाँ पे नहीं है, पश्चिम बंगाल ऐसा कुछ दूसरा नाम है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। वह वर्णक जो वनस्पति को वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, उसको कहते हैं फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का परसेंटेज देखने को मिलता है। अब बायोडाइवर्सिटी का नाम आ गया तो सब समझ लो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। जैव विविधता मतलब होता है कि हमारे जीवों के अंदर विभिन्नताएं, जैसे हर इंसान के अंदर जो होता है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है तो स्पीसीज स्पीसीज एक ही। बेसिकली जैव जैव विविधताएं तीन रूप में पाई जाती हैं। एक तो जीन के लेवल लेवल पर, तो जो इंसानों के अंदर है वो हो गया जीन के लेवल पर। अब एक इंसानों की स्पीसीज हो गई। दूसरा हो गया कुत्तों वाली, अब कुत्ता वाला हो गया तो वहाँ कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। और चौथा हो गया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीसरा मतलब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो पूरे में विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, वो सब मिला के बनती हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर आप कहेंगे तो जैव विविधता एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप कहेंगे तो कमेंट आपके आएंगे अगर, तो हम इसमें क्या करेंगे, वो उस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 399 है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र, मतलब धरती के अंदर रसायन जो है वो पौधों में जाते हैं, फिर पौधों से अल्टीमेटली जमीन में आ जाते हैं, इसलिए इसको चक्र कहा जाता है। चक्र मतलब एक साइकिल का मतलब पूरा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 400 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई। इसको शुरू करने वाले कौन थे? शुरू करने वाली एक महिला थी, उनका नाम मैं लिख देता हूँ, याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा वॉज द लेडी जिन्होंने इसको चिपको आंदोलन शुरू किया। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, मतलब जैसे इको फ्रेंडली इसको कहते हैं। फ्रेंडली इको फ्रेंडली मतलब हो गया जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, या एकदम नाम मात्र पहुंचाए, लेश मात्र, बहुत छोटा सा, ना के बराबर। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न। अच्छा, ओजोन की सांद्रता संकेंद्रण मतलब ओजोन का डिप्लीशन जो हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, तो इससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा? फुफ्फुसी मतलब हो गया रेस्पिरेटरी, हमारा जो फेफड़े संबंधित फेफड़े का रोग कौन सा होगा? 9 ppm। 9 ppm जब इसकी वैल्यू होगी तब ये प्रभावित करेगा मानव शरीर को। विश्व का सबसे अधिक तेज बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है?
तो जल हायसिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो होगा क्या, जब सारे पौधे मर जाएंगे तो सारे पशुओं को ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए पौधे सारे जंतु भी मर जाएंगे। हाँ, इवन इंसान भी, क्योंकि इंसान भी एक विकसित जानवर ही है, विकसित जानवर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकृति का अगर किसी ने विनाश किया है तो वो इंसान, आवाज भी कर रहा है बेशर्मों की तरीके से। बेशर्म भी लिख रहे हैं, याद रखना। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इसका संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने, मतलब खुद के स्थान पे। यहाँ पे संरक्षित होगा, ये वर्ड गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ, संरक्षित। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होगा? तो मृदा अपरदन, सारी मिट्टी कट के चली जाएगी पानी के अंदर। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं तो वो उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? मैं तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आइस मेल्टिंग होगी, मतलब जो बर्फ के पहाड़ हैं बड़े बड़े वो सब पिघल जाएंगे और नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा। नदियों बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एक टाइम के समुद्र का ही बढ़ेगा। सी लेवल जहाँ बढ़ा, सी लेवल वाटर का, तो फिर वो सारे तटीय क्षेत्रों को डुबो देगा। क्वेश्चन नंबर 4110 में है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो इकोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 411। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप। डीएनए का डबल, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने बता भी दिया था आपको, वाटसन एंड क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा। हमने जीन में पढ़ा है। एक्चुअली जीन क्या होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। जीन क्रोमोसोम की टिप पे पाए जाते हैं। जो इसमें दो मेनली काम करते हैं जीन, एक तो जो उनकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उनकी जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती हैं, और दूसरा प्रोटीन के संश्लेषण में के लिए इंडिकेट करती हैं, निर्देश देती हैं बेसिकली। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा? तो यहाँ पे गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, तो एक्स और वाई। जो वाई होता है ये हमें महिलाओं से अलग करता है। एक वाई ना होता समझो एक महिला की जिंदगी हो गई पुरुष की। जो भी पुरुष देख रहा है उसको वाई के लिए थैंक्स होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, मतलब 23 जोड़े। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। 23 जोड़े में 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है 23वां, वो होता है लिंग निर्धारण करने वाला। लिंग निर्धारण निर्धारण करने वाला। यही बताया कि आप पुरुष बनोगे कि महिला बनोगे। तो अगर एक्स एक्स है 23वां जोड़ा तो आप महिला हैं, और 23वां जोड़ा अगर एक्स वाई है तो आप पुरुष हो। ये है पूरा खेल। अब यहाँ पे एक लाइन में बोलना चाहूँगा, जिन जैसे मैंने बहुत सारे गाँव में देखा है कि जिन महिलाओं को या जिन दंपत्ति जीवन में लड़के नहीं होते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। अगर लड़के नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे जो मेल मेल है, जो पुरुष वर्ग है, उसका वाई जो है नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं उसकी कमी है बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो। हालांकि इसका इस बात का कोई सेंस नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए अगर मान लें कि हाँ भाई किसी महिला या पुरुष की गलती से ऐसा हो रहा है, लड़कियां हो रही हैं लड़के नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे पुरुष की गलती होगी। लेकिन समाज ये परेशान करता है महिलाओं को, बाहर दोगला समाज। क्वेश्चन नंबर 417 में, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। क्योंकि अभी मैंने बता दिया माताओं को परेशान करते हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? पिता। उसने अगर वाई दिया तो पुरुष बनेगा, वाई नहीं दिया तो वो महिला बन जाएगा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स।
एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 0%। क्योंकि क्या है, मैं बता देता हूँ 0% क्यों है। क्योंकि जो हमारे 22 वाले हैं, 22 क्रोमोसोम हैं, 22 पेयर का तो सीधा मतलब है ये शरीर के सारे और जो करेक्टर हैं, सारे और गुण हैं, उनको लेके चलते हैं। अब एक वर्णांध पुरुष है, तो पुरुष के बाकी करेक्टर तो अच्छे हैं, बस उसके उसको क्या है, वो रंग रंग नहीं पहचान पाता है, वर्णांधता है उसको। तो पुरुष का जो सेक्सुअल क्रोमोसोम है वो वाई है। अब वाई से सेक्स तो उसका मेल बन गया, लेकिन वर्णा मतलब जिसके गुण गुण होंगे, शारीरिक गुण होंगे, उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा ये वाई। इसलिए वो सामान्य बच्चा होगा। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, बेसिकली डीएनए का कंजर्वेटिवनेस चेक किया जाता है कि आपका डीएनए आपके बच्चे से कितना ज़्यादा कंजर्वेटिव है। अगर आपका कमेंट आएगा तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। इसको लाल जो होगा वो हरा दिखाई देगा, कंफ्यूजन स्टेट। क्या करेगा बंदा ये। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से